बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुल्ज़म मीर शकील रहमान और मुल्ज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नैब ने और चेयरमैन नैब ने अपनी तारीख़ बदलते हुए बड़ा अहम कारनामा सर अंजाम दिया है। और इतने कम अरसा में किसी मुल्ज़म के ख़िलाफ़ ये फ़ाइल होने वाला, किसी अहम मुल्ज़म के ख़िलाफ़ ये फ़ाइल होने वाला सबसे पहला रेफरेंस है जो इतने जल्दी फ़ाइल हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि चेयरमैन नैब ने एक तोहफ़ा दिया है पूरी पाकिस्तानी कौम को। पाकिस्तानी कौम बड़ी मायूस हो चुकी थी चेयरमैन नैब की जो कारकर्दगी है और नैब की कारकर्दगी है, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस तैयार हो चुका है और रेफरेंस चेयरमैन नैब के पास फ़ाइनल अप्रूवल के लिए पड़ा हुआ है, और जिसका रिलीफ दरख्वास्त ज़मानत में लेना चाहते थे मीर शकील रहमान, अल्लाह ने किया है कि वो जो रेफरेंस है वो कल जो नैब है उन्होंने रेफरेंस फ़ाइल कर दिया है मीर शकील रहमान नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। और ये रेफरेंस अब इसमें जो अदालत है असद अली साहब हैं जो एडमन जज के पास रेफरेंस फ़ाइल किया गया था, एडमन जज साहब ने वो आगे जो मुतलका जज थे असद अली साहब एहतसाब अदालत लाहौर के, उनको वो फॉरवर्ड कर दिया है। और असद अली साहब ने इस रेफरेंस की समाअत 29 जून मुकर्रर की है और 29 जून को इस रेफरेंस के ऊपर पहली समाअत होगी और उसमें रेफरेंस की कॉपियाँ दी जाएंगी और फिर आगे फ़र्द जुर्म की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है नैब की और पाकिस्तानी कौम के लिए। ये एक ठंडी हवा का झोंका है कि ये वो करप्ट मीडिया माफिया डॉन है जो अपने आप को फ़िरौन समझते हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको जेल भी दिखाई और जेल में जाने के बाद वो जलील और रुसवा भी हुए। और अब उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस जो फ़ाइल होने लगा है उसमें सज़ा भी होगी और उनकी दरख्वास्त ज़मानत भी खारिज होगी। ये जो रेफरेंस है इसमें जो जिन लोगों को नामज़द किया गया है उसमें मीर शकील रहमान हैं और नवाज़ शरीफ हैं और साबका DGLDA हैं, जो साबका DGLDA थे उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस, उनको भी इसमें मुल्ज़म रखा गया है। और तीसरे इसमें जो साबका डायरेक्टर हैं वो भी इसके अंदर इस केस के अंदर मुल्ज़म है। ये बेसिकली 5 लोग हैं जिनको इसके अंदर मुल्ज़म रखा गया है। डायरेक्टर जनरल थे साबका जो LDA के वो हुमायूं फैज़ नाम था उनका, और साबका डायरेक्टर थे लैंड डेवलपमेंट मियाँ बशीर अहमद। ये लोग हैं जिनको इसके अंदर मुल्ज़म रखा गया है। और ये जो केस है इसके अंदर 14 करोड़ 35 लाख रुपए मालियत का ये रेफरेंस फ़ाइल किया गया है मुल्ज़म नवाज़ शरीफ और मुल्ज़म मीर शकील रहमान के ख़िलाफ़। और ये 2 जिल्दों के ऊपर मुश्तमिल है ये रेफरेंस, और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं, गवाहों के बयानात लगाए गए हैं, गवाहों की स्टेटमेंट्स लगाई गई हैं। और ये वो केस है जिसके अंदर ये कहा गया है कि मीर शकील रहमान ने गैर कानूनी तौर पर फ़ायदा लिया है और नवाज़ शरीफ ने गैर कानूनी तौर पर फ़ायदा दिया है। और जो LDA के DGLDA थे हुमायूं फैज़, उन्होंने गैर कानूनी तरीके से ऑर्डर्स को ओबे किया है और गैर कानूनी तरीके से अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ करते हुए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है मीर शकील रहमान के नाम। और जो बाकी इसमें मुल्ज़मान हैं उनका जो किरदार है वो भी अलग से मुख्तस किया गया है। और जो लैंड एक्वायर की गई है उसके ज़िम्मन में मुल्ज़म डिक्लेयर किया गया है साबिक डायरेक्टर जो लैंड डेवलपमेंट हैं उनको मियाँ बशीर अहमद, उनको भी इसके अंदर मुलव्वस पाया गया है। साथ ये कहा गया है जो नैब है उनकी तरफ से कि ये बतौर वज़ीर आला जो चेयरमैन थे उस वक्त LDA के नवाज़ शरीफ के पास मीर शकील रहमान जाते हैं। मीर शकील रहमान मुतालबा करते हैं कि मुझे 54 कनाल चाहिए जोहर टाउन में और मुझे एक ही ब्लॉक के अंदर चाहिए। नवाज़ शरीफ ने उसके ऊपर मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद जो DGLDA थे उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उसके कवानीन है उसके तहत एक ही ब्लॉक के अंदर इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दी जा सकती, इतनी बड़ी ज़मीन का जो प्लाट है और इतने बड़ा जो अराज़ी है वो अलाट नहीं की जा सकती। लेकिन मीर शकील रहमान ने कहा कि आपके इल्म में नहीं है कि ये कौन ख़रीदना चाहता है, मीर शकील रहमान ख़रीदना चाहता है। और जब मीर शकील रहमान ख़रीदना चाहता है तो उसके सामने ना कोई कानून है ना कोई कायदा है। और नवाज़ शरीफ ने कहा DGLDA को कि जब मैं कह रहा हूँ बतौर चेयरमैन LDA तो आप
हर हाल में मीर शकील रहमान को ये अलाटमेंट करें। और मीर शकील रहमान ने वो जो रिकॉर्ड है, वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पहले से तैयार किए हुए थे। मीर शकील रहमान ने जाली मुख्तलिफ दस्तावेज़ात तैयार की हुई थी। एक जो मुख्तार आम का जिक्र आता है कि मीर शकील रहमान ने किसी थर्ड पर्सन से वो प्रॉपर्टी ख़रीदी है, उसका भी इस रेफरेंस के अंदर जिक्र है। और ये कहा गया है कि मीर शकील रहमान ने ना सिर्फ गैर कानूनी तरीके से बेनिफिट लिया है, बल्कि गैर कानूनी और इलीगल और फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार करने की शक्ल में इन्होंने फ्रॉड किया है। और इनके ख़िलाफ़ जहाँ नैब के मुख्तलिफ जो शिक्के हैं और क्लाजेज़ हैं, उनके तहत कार्रवाई होगी, बल्कि साथ ही नैब ने जो ताज़ीरात पाकिस्तान है उसके सेक्शन 420, 468, 471 ये 3-4 सेक्शंस भी लगाए हैं। अब 420, 468, 471 ये वो सेक्शंस हैं जो आपके फौज डॉक्यूमेंट के जब उनको मिसयूज़ किया जाता है और उनकी बुनियाद पर बेनिफिट लिया जाता है, तो ये जो बेनिफिट है वो भी मुलव्वस है। अब ये जो 420 है, 468 है और 471 पीपीसी के सेक्शंस हैं, ये सिर्फ मीर शकील रहमान पे हैं। और बाकी जो पब्लिक ऑफिस को और अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ किया है, वो एलिगेशन साथ हैं नवाज शरीफ के ऊपर, साहब DGLDA के ऊपर, और साहब का जो लैंड डेवलपमेंट के जो डायरेक्टर थे उनके ख़िलाफ़ ये सारी की सारी कार्रवाई है। अब इसमें एक बड़ी अहम बात है, और वो अहम बात यह है कि असद अली साहब जो इसमें अदालत के जज हैं, उन्होंने तलब कर लिया है मुल्ज़मान को 29 जून के लिए। 29 जून को नैब भी पेश होगा और मुल्ज़मान भी पेश होंगे, क्योंकि जो नवाज शरीफ हैं उनकी हद तक उनको इश्तिहारी डिक्लेयर करवाने का प्रोसेस पेंडिंग था। अब क्योंकि रेफरेंस फ़ाइल हो गया है, तो रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद वो इश्तिहारी डिक्लेयर हो जाएंगे, और जो बाकी मुल्ज़मान हैं वो अदालत में पेश होंगे, या वो ज़मानतें करवाएंगे या उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और जो मुल्ज़म मीर शकील रहमान है उनको भी अदालत में पेश किया जाएगा, और अदालत में पेश होने के बाद जो रेफरेंस की कॉपीज़ हैं वो मुल्ज़म को दी जाएंगी। और कॉपीज़ देने के बाद जो 29 जून है, इसके बाद की जो डेट फ़िक्स होगी वो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए फ़िक्स होगी। और अब मुझे ये लगता है कि 7 जुलाई को, क्योंकि नैब ने टाइम लिया था लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत पर मीर शकील रहमान की, और मीर शकील रहमान की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके ऊपर 7 जुलाई को हेयरिंग है और 7 जुलाई को समाअत होगी। और मुझे ये लगता है कि 7 जुलाई से पहले फ़र्द जुर्म की जो तारीख़ है वो फ़िक्स हो जाएगी। और जो मीर शकील रहमान के वकला ने अदालत के अंदर एक प्ली ली थी और ये कहा था कि जो मीर शकील रहमान है वो दोबारा मीर शकील रहमान के जो वकला हैं उन्होंने ये कहा था कि सुनने में ये आया था, उन्होंने आपस में डिस्कशन के दौरान ये कहा था कि शायद एतजाज़ एहसन दोबारा आ सकते हैं जब ये रेफरेंस फ़ाइल हो जाए, और रेफरेंस फ़ाइल होने के बाद जो फाइनल आर्गूमेंट्स हैं दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर उसमें भी एतजाज़ एहसन साहब आर्गूमेंट करें। और जो साथ दूसरा अहम पॉइंट है जो रेफरेंस है, और अब रेफरेंस को आगे लेकर चलना है, उसमें भी ये सुनने में आ रहा है कि एतजाज़ एहसन साहब दोबारा इस केस को ले सकते हैं, क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब का वकालतनामा अभी तक मौजूद है। जो बेल है उसके अंदर तो वकालतनामा, क्योंकि ये फ्रेश बेल थी और इसके अंदर वकालतनामा दिया जा सकता है। जो पहले केस चल रहा है उसके अंदर एतजाज़ एहसन साहब का वकालतनामा मौजूद है, और साथ जो वकील हैं उनका वकालतनामा, जो बाकी वकला हैं उनका वकालतनामा भी उसके अंदर मौजूद है। और अमजद परवेज़ साहब अभी तक डील कर रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि अमजद परवेज़ साहब को ये कहा गया था कि जब तक रेफरेंस फ़ाइल नहीं होता या जब तक दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर कोई फ़ाइनल आर्गूमेंट्स नहीं होते तब तक एतजाज़ एहसन साहब ने, क्योंकि इस्लामाबाद से या कराची से आना होता है तो उनके लिए आना मुश्किल होगा, लेकिन जब उस केस की कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो दोबारा एतजाज़ एहसन साहब आ सकते हैं। और उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एतजाज़ एहसन साहब दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो पहले भी तो आए हैं और उनके मामलात बड़े अच्छे हैं और मीर शकील रहमान के साथ, और मीर शकील रहमान कभी भी रिस्क नहीं ले सकते। मीर शकील रहमान तो चाहे तो वो शायद पूरी पाकिस्तान बार कौंसिल को वकील कर ले, चाहे वो पंजाब बार कौंसिल को वकील कर ले, चाहे वो पूरी लाहौर हाई कोर्ट बार को वकील कर ले, और वो चाहे 20-25 सीनियर वकला का पैनल खड़ा कर दे और जो ये केस है वो उसको लेकर चले।
क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि वो लंबा अरसा जेल में रहे, और वो ये नहीं चाहता कि उसको जेल हो। और जो LDA के मुख्तलिफ ऑफिशल्स हैं जो बतौर वादा माफ गवाह बन चुके हैं और जो प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस और विटनेसेस हैं, और क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नैब को मिल गए हैं LDA से, जिनकी बुनियाद पर मीर शकील और रहमान को माफ़ी नहीं मिलने वाली, और मीर शकील और रहमान लंबे अरसे के लिए जेल जाएंगे, और मीर शकील और रहमान को ज़मानत पर अब मज़ीद मौका भी नहीं मिलेगा। अब दूसरी इसके अंदर बड़ी अहम बात है, और वो ये है कि मीर शकील और रहमान इस केस के अंदर जहां बेल थी वहां उनकी एक ही ग्राउंड थी कि रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। और ये जो आपको जियो जंग नज़र आता है, और वो ये कहता है कि अभी इंक्वायरी स्टेजेस है, कोई केस भी फाइल नहीं हुआ, और उसके बावजूद मीर शकील और रहमान जेल में है। उनका ये जो रोज़ का रोना था वो भी मुझे लगता है कि अब ख़त्म होना चाहिए। अब उनको भी समझ आ जाएगी कि जितना उन्होंने डेली उन्होंने हेडलाइंस के अंदर एक बात को लेकर चले हैं कि इतने दिन हो गए हैं, 5 दिन हुए हैं, 10 दिन हुए हैं, 50 दिन हुए हैं, 60 दिन हुए हैं, धरने हो रहे हैं, अब 108 दिन हो गए हैं, 110 दिन हो गए हैं। जितना उन्होंने इस मामले को उछाला है उतना ही इन्होंने मामले को ख़राब किया है। और चेयरमैन नैब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर और कौम की तरफ से भी प्रेशर था, और वो भी एक ही बात लेकर बैठे थे जियो जंग ग्रुप वाले कि क्योंकि रेफरेंस फाइल नहीं हुआ, कोई केस ही नहीं रजिस्टर्ड हुआ, और वो बेचारा जेल में है, तो अब उनकी तसल्ली के लिए केस भी रजिस्टर्ड हो गया है, और उनकी जो बेल में मेन ग्राउंड थी वो ग्राउंड भी अब ख़त्म हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ना तो उनको दरख्वास्त ज़मानत मिलेगी, और ये जो बहुत जल्द फ़र्द जुर्म की कार्रवाई होने के बाद इनको सज़ा होगी, क्योंकि इसमें थोड़े विटनेसेस हैं, इसमें ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चल सकता। और मुझे ये लगता है कि अगर एतजाज़ अहसन साहब आ जाते हैं दोबारा, तो एतजाज़ अहसन जैसा सीनियर वकील को ज़्यादा बहाने भी नहीं करेगा, और वो केस को जल्दी लेकर चलेगा, और उनकी कोशिश होगी कि वो मीर शकील और रहमान को बचा सकें, क्योंकि वो पहले नहीं बचा पाए थे, उनकी गिरफ्तारी का लदम नहीं डिक्लेयर करवा सके थे, उनकी ज़मानत नहीं करवा सके थे। अब देखते हैं कि क्या वो दोबारा उनको कोई रिलीफ दिलवा सकते हैं या नहीं दिलवा सकते। जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी अगले आने वाले दिनों में इस केस के हवाले से मज़ीद कोई कार्रवाई होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।